तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो पूरा हम लोग इसको नहीं देखेंगे पूरा डिटेल में, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको ही हम लोग देखेंगे और उनको भी पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है टीचिंग एप्टीट्यूड। और पहले जैसे आप लोगों को ये पढ़ा दिया है, तो जो कुछ इसका जरूरी रहते हैं इसमें टॉपिक्स, वही हम लोग कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम लोग एक दो टॉपिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हमें देखना है। यहाँ पे टीचिंग और जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी डेफिनेशंस दी गई है। ये ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है, तो आप लोग इसको जो आपको नोट्स मिले हैं वहां से आप इसको देख लेना। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को आती होंगी। हम लोग देखेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। एक बार बता दीजिए, आपको पीपीटी शो हो रही है? यस मैम। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं फेजेस ऑफ टीचिंग की, यानी शिक्षण के जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं। तो टोटल 3 होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्री एक्टिव फेज, ये जिसको बोला जाता है पूर्व सक्रिय चरण। अब नाम से समझ आ रहा है प्री एक्टिव फेज है, यानी जो पहले होगा। किस चीज से पहले होगा? जो हमारा मेन चीज होता है टीचिंग में, मेन चीज क्या होता है? बच्चों को पढ़ाना। तो उससे जो पहले वाला फेज होगा वो हमारा प्री एक्टिव फेज में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती है? और ये बिल्कुल हमारी प्लानिंग स्टेज होती है। ठीक है, इसमें टीचर प्रिपेयर करते हैं उनके जो लेसन प्लान होते हैं या जो भी उन लोगों को क्लास में पढ़ाना होता है, मतलब ये प्रिपरेशन स्टेज है पहले वाली जो है। ठीक है, इसमें हमारे सबसे पहले आता है सेटिंग क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो हमारे उद्देश्य होते हैं सीखने के उसको सेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है डिजाइनिंग लेसन प्लान्स इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, शिक्षण विधियों और रणनीतियों सहित पाठ योजनाओं को डिजाइन किया जाता है इसमें। क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको पढ़ानी है तो उसका एक प्लान पहले बनाना पड़ता है कि हमें किस मेथड से पढ़ाना है, या हम कौन सी टीचिंग एड्स का उपयोग इसमें करेंगे, या इसके बाद जो जो चीजें होगी किस प्रकार से उनका इवेल्युएशन करेंगे। तो वो सारी चीजें पहले से ही हम लोगों को डिसाइड करनी होती है। ठीक है, फिर इसमें आता है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स एंड मटेरियल्स, वही बात जो मैंने बोली कि उचित शिक्षण सामग्री का चयन करना। ठीक है, कि कौन सी शिक्षण सामग्री से पढ़ाना है। अभी तो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ऑनलाइन में तो हम लोग आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से कराते हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन क्लास हो तो उससे बहुत सारे अलग अलग कह सकते हैं टीचिंग एड्स होते हैं या टीचिंग मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, जैसे पुराने समय में ब्लैक बोर्ड होता था, चौक होती थी। आज के समय में वो चीज़ें बदल गई है, ग्रीन बोर्ड होता है या व्हाइट बोर्ड होता है, उसके ऊपर आप लोग मार्कर से लिखते हैं या किसी दूसरे तरीके से प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये जो अलग अलग प्रकार के हमारे टीचिंग एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, वो सारे इसमें आ जाते हैं। फिर सबसे लास्ट में इसमें आता है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट टू इंश्योर अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, एक संरचित सीखने का अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सामग्री का आयोजन, के जो भी हम लोग बच्चों को सिखाएंगे वो एक अच्छे तरीके से उसको सीख पाए, तो उसके लिए जो सारा कंटेंट होता है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है प्री एक्टिव फेज में। फिर दूसरा हमारा इसी में आता है इंटरएक्टिव फेज, यानी जिसमें इंटरेक्शन होना है, इसी को बोला जाता है एक्चुअल टीचिंग फेज, जिसमें क्या होता है इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स टेक्स प्लेस, यानी इसी में हमारा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? डिलीवरिंग द लेसन यूजिंग प्लान्ड मेथड, यानी कि जो भी आपने तरीके बनाए हैं उसका उपयोग करके पाठ को वितरित करना, यानी जो भी आपने पढ़ाना है वो बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, एंगेजिंग स्टूडेंट्स थ्रू डिस्कशंस, एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस, चर्चा गतिविधियों और प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को उलझाना नहीं होगा, मतलब उनको एंगेज रखना, उसमें संलग्न रखना ताकि वो उससे बिल्कुल बोर ना हो जाए। ठीक है, मॉनिटरिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज एज नीडेड, आवश्यकता के अनुसार छात्र समझ और शिक्षण रणनीतियों को समायोजित करना, कि जो भी समय क्लास की जो भी नीड है उसके हिसाब से ही आपको जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसको उपयोग करना। ठीक है, कि जैसा आपको लग रहा है। ये आ जाता है हमारा दूसरा इंटरएक्टिव। और तीसरा हमारा इसमें आता है पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, पोस्ट एक्टिव यानी बाद का जो चरण होगा, जब इंटरेक्शन हो गई टीचर और स्टूडेंट की, उसके बाद का जो चरण होगा वो आता है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज। दिस इज द इवेल्युएशन एंड रिफ्लेक्शन स्टेज, मतलब इसमें क्या होता है, मूल्यांकन होता है और यह एक प्रतिबिंब का
चरण है। अब जो हमने पढ़ाया है क्लास में उसका मूल्यांकन इसमें होगा कि वो बच्चों को समझ आया है या नहीं आया है। ठीक। असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स थ्रू टेस्ट, असाइनमेंट और फीडबैक, मतलब परीक्षण के माध्यम से, असाइनमेंट के माध्यम से या प्रतिक्रिया के माध्यम से छात्र के सीखने के परिणामों का आकलन करना कि छात्र ने कितना सीखा है जो भी हमने उसको क्लास में पढ़ाया था। Reflecting on the effectiveness of the lesson and identifying areas for improvement, पाठ की प्रभावशीलता पर प्रतिबिंबित करना और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करना। मतलब जब हम लोग कोई टेस्ट लेते हैं आप लोगों का, तो हमें ये समझ आता है कि जो भी हमने आपको पढ़ाया था वो कितने इफेक्टिव तरीके से आप उसको समझ पाए हो या नहीं। और जहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट के चांस होते हैं हम उसको भी देखते हैं कि कौन सी जगह पे आप लोगों को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई है। फिर अगला इसी में है प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट और रिसोर्सेज टू स्टूडेंट्स इफ रिक्वायर्ड, और यदि आवश्यकता होती है तो छात्रों को अतिरिक्त सहायता या संसाधन प्रदान करना। कि मान लो अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो भी उनकी रेगुलर क्लासेस होती हैं उनसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए अलग से हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा सारा फेजेस ऑफ टीचिंग में। 3 होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक। फिर अगला हम लोग देखेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है टीचिंग एप्टीट्यूड में, इनको देख लेते हैं जो भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले है अप्रोचेस टू लर्निंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा पेडागोजी, यानी शिक्षा शास्त्र जिसको हिंदी में बोला जाता है। ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का। ठीक है, ये एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है जिसमें जो हमारा टीचर होता है वही सारी चीजें डिसाइड करता है कि कौन सी चीज कैसे होनी है, कब होनी है, और कैसे जो भी हमारा लर्नर है या छात्र है वो कैसे सीखेगा। मतलब सारी चीजें टीचर ही डिसाइड करेगा। अब नाम से समझ आ रहा है टीचर सेंटर्ड है, यानी शिक्षक केंद्रित यह है। ठीक है, तो यानी जो भी सारा कह सकते हैं कि जो भी पेडागोजी में हमारा होगा वो सारा टीचर ही डिसाइड करता है। द लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर फॉर गाइडेंस एंड नॉलेज। जो हमारा लर्नर होता है या स्टूडेंट होता है वो पूरी तरह से शिक्षक पर ही निर्भर होता है मार्गदर्शन के लिए और ज्ञान के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पेडागोजी। यानी इसको आपको अगर कीवर्ड इसका देखना हो तो पेडागोजी क्या होगा, हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग और टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगा। ठीक। अब दूसरा हमारा आता है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी फोकस करता है एडल्ट लर्निंग पे। ठीक है, it emphasizes self-direction and autonomy, with learners taking an active role in deciding their learning path. The teacher acts more as a फैसिलिटेटर। मतलब इसमें जो टीचर होता है उसका क्या रोल होता है, बस एक फैसिलिटेटर के, मतलब जहाँ पे कोई सहायता की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है वहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को उनकी हेल्प करता है। लेकिन जो पिछले वाला था उसमें क्या था कि सारा जो भी जिम्मेदारी थी वो बिल्कुल टीचर के ही ऊपर थी, सारी चीजें वही डिसाइड कर रहा था। द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड एंड मोटिवेटेड बाय प्रैक्टिकल टास्क ओरिएंटेड गोल्स। इसमें जो शिक्षार्थी होता है स्वनिर्देशित, व्यवहारिक और कार्य उन्मुख लक्ष्यों से प्रेरित होता है। ठीक है, ये उसका दूसरा पार्ट हमारा हो गया। पहली थी पेडागोजी और दूसरा है एंड्रागोजी। और तीसरा हमारा क्या आता है, ह्यूटागोजी। ठीक है, this is self-determined learning. It goes beyond andragogy by empowering learners to manage their own learning entirely, often in non-linear and innovative ways. It encourages creativity, reflection and adaptability. मतलब यह स्वनिर्धारित सीखने से है जो हमारा ह्यूटागोजी है। इसमें हम अपने ही मतलब कह सकते हैं कि खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी चीज सीखनी है और कैसे सीखनी है। ठीक है, यह शिक्षार्थियों को सशक्त बनाकर अपने स्वयं के सीखने का प्रबंधन करने के लिए पूरी तरह से अक्सर गैर रैखिक और अभिनव तरीकों से आगे बढ़ाता है, रचनात्मकता, प्रतिबिंब और अनुकूलनशीलता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, the learner takes full control of their learning process, often in a non-linear and innovative way.
ठीक है। अब इसके अगर इसको हम ऐसे समझना चाहें, जो हमारा सबसे पहला था, कह सकते हैं जिसको, जो हमारा पेडागोजी था, तो पेडागोजी को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप प्राइमरी लेवल पे हो तो कोई आपको टीचर जो भी कराता है, तो प्राइमरी लेवल पे बच्चे कैसे होते हैं, वो पूरी तरह से शिक्षक पर ही निर्भर होते हैं। तो शिक्षक ही हर चीज डिसाइड करता है कि उनको किस तरीके से पढ़ाना है, और कौन सा हम कैसे उनका इवेल्युएशन लेंगे, कौन से टीचिंग मेथड का उपयोग करेंगे। तो ये उदाहरण हो सकता है पेडागोजी का, क्योंकि बिल्कुल ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। और दूसरा हमारा आता है एंड्रागोजी। जब आपका अगली क्लासेस में आप लोग चले जाते हो, जैसे मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उस समय टीचर के ऊपर पूरी तरह से आप लोग डिपेंड नहीं होते हो। जहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे आप लोग उनसे मतलब वो आपको पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कराते, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी चीजें उन्हीं के कंट्रोल में होती है। ठीक है। और तीसरा हमारा आ जाता है ह्यूटागोजी, की जो भी चीज आपको खुद से सीखनी है। जैसे यहाँ पे क्या उदाहरण दिया गया है, कि जैसे कोई उद्यमी है जो ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की खोज करके यूट्यूब से देख के अपने दम पर ही रणनीतियों के साथ प्रयोग करके डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख रहा है। मतलब भी इसमें क्या हो रहा है कि वो खुद से कोई चीज सीखना चाह रहा है, तो वो खुद से खोज कर रहा है कि उसको कैसे सीखना है। अब उसको यूट्यूब से सीखना है या कहीं ऑफलाइन माध्यम से सीखना है, कैसे सीखना है, तो ये हमारा आ जाएगा ह्यूटागोजी। ठीक है। ये हमारी 3 अप्रोचेस है लर्निंग की, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये मैम लर्निंग अप्रोचेस थी 3। हाँ जी, ये लर्निंग अप्रोचेस हमारी है। ओके। फिर आगे हमारा आता है टीचिंग स्टाइल्स। इसमें सबसे पहला आता है अथॉरिटेटिव स्टाइल, a balanced approach where the teacher sets clear expectations and rules but also fosters a supportive and engaging environment। मतलब ये भी थोड़ा थोड़ा हमारा जो पहले वाला था उसकी तरह ही है। जैसे इसमें क्या होता है, उदाहरण के रूप में अगर हम समझे कि एक शिक्षक छात्रों को अनुशासन बनाए रखते हुए सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब इसमें जो कंट्रोल होगा, नाम से समझ आ रहा है अथॉरिटेटिव स्टाइल है यानी आधिकारिक शैली है, तो इसमें जो ज्यादा कंट्रोल होगा क्लास का, वो अध्यापक के ऊपर होगा। ठीक है, क्योंकि नाम से समझ आ रहा है कि एक अथॉरिटी है वो टीचर के पास होगी। दूसरा हमारा है लाइसेंस फेयर स्टाइल, a hands-off approach where teacher provides minimal guidance allowing students to explore and learn independently। ये हमारा दूसरे की तरह हो जाएगा कि इसमें टीचर क्या कर रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, कि आपको कोई भी चीज कैसे करनी है। उदाहरण इसमें क्या दिया गया है, एक शिक्षक छात्रों को अपनी परियोजनाओं का चयन करने और अपनी गति से काम करने देता है। मतलब टीचर उनको ऐसा नहीं बोल रहा है कि जैसे मैंने बोला आप वैसे करो, उनको वो अपनी कह सकता है कि अपनी स्वतंत्र तरीके से काम करने के लिए बोल रहा है, और बोल रहा है कि जैसे भी आपको करना है आप अपनी पेस से, अपनी गति से कर सकते हैं। ठीक है। और अगला हमारा इसमें है, तीसरा है हमारा डेमोक्रेटिक स्टाइल, a collaborative approach where the teacher involves student in decision making and encourages active participation। A teacher asks students to vote on topics they want to study। इसमें क्या होता है, शिक्षक के द्वारा कोई भी अगर निर्णय निर्णय लेना है, तो छात्रों को भी उसमें शामिल कर दिया जाता है, जो हमारा डेमोक्रेटिव स्टाइल है। ठीक है। जैसे उदाहरण क्या दिया गया है इसमें, कि जो हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, टीचर उन्हीं से पूछ रहा है कि आपको कौन सा टॉपिक आज हम लोग पढ़ाए, तो आप उसके लिए वोटिंग करा रहे हैं क्लास में। ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि इसमें कोई डिसीजन लेना है, कोई चीज पढ़ानी है, तो ऐसा नहीं है टीचर पहले से सोच के आया है, वो बच्चों से ही पूछ रहा है आप कौन सा टॉपिक पढ़ना आज पसंद करोगे। तो ये हमारा हो जाएगा डेमोक्रेटिक स्टाइल। फिर आगे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे मोडेलिटीज ऑफ टीचिंग। इसमें सबसे पहला आता है टीचिंग, की टीचिंग किसको बोला जाता है, प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज टू लर्नर्स। मैम मतलब मोडेलिटी ऑफ टीचिंग मीन्स टीचिंग के सिद्धांत है या क्या है इसका मतलब? मोडेलिटीज को सिद्धांत तो नहीं होगा, सिद्धांत तो थ्योरी होता है, मोडेलिटीज का कुछ और अर्थ होता होगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। हाँ ठीक है। तो इसमें जैसे टीचिंग है, तो टीचिंग क्या होता है, शिक्षार्थियों को ज्ञान कौशल और मूल्यों को प्रदान करने की एक जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, कि बच्चों को नॉलेज देना है, उनका जो कौशल है उसको बढ़ाना है और मूल्य प्रदान करने हैं स्टूडेंट्स को।
ठीक है, जैसे कि उदाहरण दिया गया है, कोई भी एक अध्यापक है, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट करा रहा है क्लासरूम में, तो वो क्या हो रहा है, टीचिंग। जैसे मैं आप लोगों को अभी जो करा रही हूँ वो हमारा टीचिंग हो रहा है। ठीक है, फिर आता है ट्रेनिंग। क्या होता है, फोकस्ड ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन, मतलब अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या दिया गया है, अ शेफ लर्निंग नाइफ स्किल्स इन अ क्यूलिनरी वर्कशॉप, मतलब कि एक जो शेफ है वो चाकू चलाने का कौशल सीख रहा है किसी वर्कशॉप में। तो उसके लिए क्या होता है, मतलब उसके लिए ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन ट्रेनिंग कैसे होती है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ती है, वो चीज़ आपको बार बार दोहरानी पड़ती है। जैसे ट्रेनिंग किस चीज़ की और होती है, जैसे टीचिंग की हमारी ट्रेनिंग होती है, कि किसी अलग चीज़ की ट्रेनिंग होती है, मतलब जो चीज़ें उसमें सिखाई जाती है कोई भी स्किल, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उस चीज़ को बार बार दोहराना पड़ता है। ठीक है, फिर अगला हमारा आता है कंडीशनिंग, एस्टेब्लिशिंग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज थ्रू रीइंफोर्समेंट ऑफन सीन इन बिहेवियरल साइकोलॉजी, यानी सुदृढ़ीकरण के माध्यम से स्वचालित प्रतिक्रियाएं स्थापित करना, अक्सर व्यवहार मनोविज्ञान में इसको देखा जाता है। तो उदाहरण इसके लिए क्या लिया जा रहा है, अ डॉग बीइंग ट्रेन्ड टू सिट यूजिंग ट्रीट्स एज रिवॉर्ड्स, मतलब किसी एक कुत्ते को बैठने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, मतलब उसके लिए उसको एक पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो ये उसकी कंडीशनिंग हो रही है, कि मतलब उसको पता है अगर वो बैठेगा तो उसको कुछ उपहार दिया जाएगा, या कुछ उसको उसके खाने की कोई मनपसंद चीज दी जा सकती है, तो वो हमारा कंडीशनिंग में आ जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग के साथ में ट्रीट नहीं। आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया मुझे। मैम ट्रेनिंग भी होगी इसमें, ट्रीट भी मिलेगी कंडीशनिंग। हाँ, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो अगला हमारा आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू परफॉर्म अ टास्क और अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, मतलब किसी भी कार्य को या अवधारणा को समझने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करना, मतलब इंस्ट्रक्शन। जैसे आप लोग योग के छात्राएं हो, तो अगर आपको योग किसी को कराना हो, योग की कक्षा लेनी हो, तो आप कोई भी चीज अगर उनको कराओगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे, तो स्टेप बाय स्टेप दोगे, मतलब पहली चीज बताओगे आपको ऐसे करना है, कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है, मतलब कोई भी चीज जो होती है, एक कह सकते हैं एक के बाद दूसरी होती है, चरण दर चरण होती है। जैसे अ मैनुअल एक्सप्लेनिंग हाउ टू असेंबल फर्नीचर, कि एक आपको कोई मैनुअल दिया जा रहा है कि जो कोई फर्नीचर होता है कि उसको कैसे असेंबल करना है। मान लो आपने नया फर्नीचर खरीदा है, तो उसके स्टेप बाय स्टेप वो होगा, आगे पीछे नहीं होगा, पहले जो चीज होगी वो पहले ही आएगी, उसके बाद दूसरी चीज उसमें लगेगी। ठीक है, फिर अगला आता है इंडोक्ट्रिनेशन, टीचिंग अ फिक्स्ड सेट ऑफ बिलीव्स विदाउट एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग और क्वेश्चनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण सोच या पूछताछ को प्रोत्साहित किए बिना विश्वासों का एक निश्चित सेट सिखाना, मतलब ऐसी कोई चीज दूसरों को सिखाना जो बिल्कुल उनके दिमाग में सेट हो जाए, लेकिन इससे उस चीज से क्या होता है, उसकी ना कोई क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, ना वो उस चीज पे कोई क्वेश्चन करते हैं। ऐसी जो चीजें होती है उनको इंडोक्ट्रिनेशन बोला जाता है। जैसे प्रोपेगेंडा यूज टू इंस्टिल स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज, कि किसी विशिष्ट विचारधारा को स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कि जैसे अलग अलग प्रकार की जो मतलब चीजें होती है, जैसे कह सकते हैं कि हम ऐसा बोले कि जब आपको घर से बाहर निकलना हो तो आप पहले अपना दाहिना पैर आगे रखो, बायां पैर आगे नहीं रखोगे, तो बायां पैर आगे रखोगे तो वो अशुभ होगा। तो इस पे ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जो एक अंधविश्वास टाइप होता है, इससे ना आपकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है और कोई क्वेश्चन भी, ज्यादातर लोग इस पे क्वेश्चन नहीं करते कि ठीक है हमें बोल दिया तो हमें ऐसा ही करना है। फिर आगे इसमें आता है हमारा इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स, इंपॉर्टेंट है काफी। दो टाइप के होते हैं, की बिहेवियर्स होते हैं और हेल्पिंग बिहेवियर्स होते हैं। की बिहेवियर्स में क्या आता है हमारा, सबसे पहले आता है लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग और स्टूडेंट सक्सेस रेट। तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं काफी। तो आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, लाइट्स
L से लेसन क्लैरिटी, I से इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, T से आपका टीचर टास्क ओरिएंटेशन, E से एंगेजमेंट इन लर्निंग और S से स्टूडेंट सक्सेस रेट। तो आपको बस ये याद रख लेना है कि हमारे जो टीचिंग बिहेवियर है उसमें की बिहेवियर्स कौन से है या मुख्य व्यवहार कौन से है। ठीक है, बाकी आगे हमने ये पूरा आपको पढ़ाया है पहले। फिर हेल्पिंग बिहेवियर्स कौन कौन से है ये भी आपको याद होने चाहिए। तो पहला है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, दूसरा स्ट्रक्चरिंग है, फिर क्वेश्चनिंग है, प्रोबिंग है और पॉजिटिव टीचर लर्नर रिलेशनशिप है। तो आपको ये अलग अलग आपको याद कर लेने हैं कि हेल्पिंग बिहेवियर कौन से है और की बिहेवियर कौन से है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 इसके डोमेन दिए गए हैं। कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है। जो कॉग्निटिव है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, अफेक्टिव हमारे हार्ट से यानी इमोशंस या फीलिंग्स जितनी भी होती है, और साइकोमोटर हमारे हैंड से। ठीक है, यानी जो भी कोई हम क्रिया करते हैं। अब इसको देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या चीजें आती है। जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें सबसे पहले आता है नॉलेज, यानी किसी भी चीज के बारे में जानकारी को याद करना। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, इनको आपको सीक्वेंस में याद रखना है क्योंकि इसका सीक्वेंस कई बार पूछ लिया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन होता है कि जो आपके इंफॉर्मेशन थी उसका जो मीनिंग है उसको समझना। फिर एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन यानी जो भी आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन जो भी समझा था उसको अप्लाई करना अपने जीवन में। इसी में फिर आगे आता है एनालिसिस, कि किसी भी चीज को मतलब एनालाइज करना। ठीक है, फिर आता है सिंथेसिस, मतलब जो भी आपने कह सकते हैं एनालिसिस के लिए आपने किसी भी कोई इन्फॉर्मेशन थी उसको छोटे छोटे भागों में पहले देखा था, लेकिन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, उसको आप जोड़ के इकट्ठा समझ सकते हो। फिर सबसे लास्ट में आता है इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन करना। तो ये आता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन में। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हो, हमने ये वाला देखा 1956 वाला, और इसको थोड़ा रिवाइज किया गया था 2001 में। इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी चीजें इसमें जैसे नॉलेज का रिमेम्बर कर दिया था, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन को अप्लाई, एनालिसिस को एनालाइज, जो सिंथेसिस था उसको यहाँ से हटा के इन्होंने इवेल्युएशन को पहले ले लिया था 2001 में, और जो सबसे लास्ट में इन्होंने क्या रखा था, क्रिएट रखा था। तो जो ये रिवाइज वाला है इसको ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, और लेकिन इसका सीक्वेंस आप ऐसे याद रख सकते हो, इसका जो पहला पहला वर्ड है जैसे के हो गया, के से नॉलेज, KCAASE, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। मतलब जैसे भी आपको याद रखना है बस जैसे अपने आप ट्रिक्स बना सकते हो। फिर दूसरा हमारा आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन होता है भावनात्मक पक्ष। इसमें कौन सी चीजें आती है, जैसे सबसे पहले रिसीविंग। ठीक है, मतलब सुनने की इच्छा, कि जो भी कोई व्यक्ति कोई आपको समझा रहा है या कोई चीज आपको सीखनी है तो उसके लिए सबसे पहले सुनने की इच्छा होनी चाहिए। फिर है रिस्पॉन्डिंग, यानी भाग लेने की भी इच्छा, कोई भी चीज है उसको कह सकते हैं कि उसमें प्रत्युत्तर देना। फिर है वैल्यूइंग, यानी जो चीज कोई भी चीज का मूल्य क्या है आपकी लाइफ में, कि कोई चीज अगर आप सीख रहे हो तो वो कितनी लाभदायक होगी आपके आने वाले जीवन में। फिर ऑर्गेनाइजिंग, जो भी आपने चीजें सीखी है उन सारी चीजों को एक साथ रखना। और लास्ट में आता है कैरेक्टराइजेशन, यानी जो भी चीजें आपने सीखी थी उसको अपने जीवन में अप्लाई करके अपने कह सकते हैं जो बिहेवियर होता है उसको चेंज करना। फिर तीसरा हमारा आता है साइकोमोटर यानी मनोक्रियात्मक पक्ष। इससे होता है कोई भी टेक्निकल स्किल होती है उसके बारे में है। जैसे अगर हम मान लो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, इमिटेशन, यानी किसी दूसरे का व्यवहार करना। अब जिससे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो उसको देख के उस चीज को नकल करने की कोशिश करना कि कैसे चला रहे हैं। फिर मैनिपुलेशन, यानी कुछ कुछ उसमें हेर फेर करना, कि आप किस तरह से खुद से जब कोशिश करोगे तो कैसे चलाओगे उस चीज को याद करके। फिर है प्रिसीजन, यानी परिशुद्धता लाना, उसमें बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करके उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी लेके आना। फिर आर्टिकुलेशन होता है कि जहां तक आपको सीखना था, मतलब जिस लेवल तक आपको सीखना था उतना आप सीख चुके हो। फिर आता है नेचुरलाइजेशन, यानी वो बिल्कुल आपके अंदर वो स्किल समा चुकी है, अब आप कभी भी गाड़ी चला सकते हो। तो ये आ जाता है हमारा साइकोमोटर डोमेन में। फिर अगला इसमें है गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग। ये
इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। फिर भी आपको मैं इसके कुछ स्टेप्स दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे 8 प्रकार इन्होंने दिए हैं गए अधिगम के 8 प्रकार। पहला है सिग्नल लर्निंग, फिर है एसआर लर्निंग यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उसके बाद है चेन लर्निंग, वर्बल लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसको भी आपको ऐसे ही याद कर लेना है नीचे से ऊपर की, और इसका सीक्वेंस भी याद करना है। बाकी एक एक करके इसको आगे एक्सप्लेन किया है, ये पहले हमने पढ़ लिया था, इसको भी बहुत टाइम चला जाएगा, तो आप इसको नोट से देख लेना। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं इवेल्युएशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं इवेल्युएशन सिस्टम से। इवेल्युएशन तो आप सभी को पता है, इवेल्युएशन ये चीज देखने के लिए होता है कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो कितने पूरे हुए हैं। मतलब पढ़ाने से पहले हम लोग कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि इतने समय में, 6 महीने में या 1 साल में आपको इतनी सी चीजें तो आनी चाहिए, तो उसका हमें पता चलता है इवेल्युएशन से। या बच्चे ने कितना सीखा है या उसकी कहाँ कमी रह रही है, हम उस कमी को कैसे सुधार सकते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें टाइप्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक अप्रोचेस के आधार पे हमारे दो है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, आगे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें 4 प्रकार है, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और सम्मेटिव इवेल्युएशन। फिर आता है संदर्भ की प्रकृति के आधार पे, इसमें 2 है, नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ठीक है, तो ये जो टाइप्स है इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहला जो हमारा है क्वांटिटेटिव, नाम से समझ आ रहा है मात्रात्मक जो मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से हमारा होता है, जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, लिखित रूप में जो परीक्षा ली जाती है, और ओरल एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपके वाइवाज वगैरह होते हैं, मौखिक परीक्षा जो होती है, या फिर आपका क्या हो सकता है जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है, यानी जैसे साइंस के कई बार जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, या आपका योग का भी प्रैक्टिकल होता है, वो आ जाता है हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। फिर आता है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक मूल्यांकन। इसके उदाहरण हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज, यानी अवलोकन करना और साक्षात्कार लेना किसी का। अब किसी को ऑब्जर्व करना है और या किसी का आप इंटरव्यू के माध्यम से किसी का कह सकते हैं कि इवेल्युएशन कर रहे हो। या रेटिंग स्केल जो हमारा होता है, क्रम निर्धारण मान, वो इसके उदाहरण है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। अगला आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें है सबसे पहला है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के लिए कीवर्ड होता है एंट्री बिहेवियर, यानी प्रवेश व्यवहार। तो अगर मोटे तौर पे इसको समझा जाए तो जो भी आपका पढ़ाई शुरू होने से पहले जो इवेल्युएशन होता है वो प्लेसमेंट होता है। उदाहरण के लिए अगर हम ऐसे समझें कि आपको पीएचडी करनी है तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना होगा, तो उस एग्जाम को आप समझ सकते हो कि वो एक प्लेसमेंट हमारा इवेल्युएशन हो रहा है। या कैसे भी प्रकार के जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो सारे उदाहरण आते हैं प्लेसमेंट इवेल्युएशन के, यानी जो पहले हो जाता है एंट्री बिहेवियर किसी चीज में एडमिशन लेने के लिए। फिर आता है फॉर्मेटिव, इसको इंटरनल इवेल्युएशन भी बोला जाता है। ये कब होता है? ड्यूरिंग द प्रोग्राम एंड बिफोर इट्स कंप्लीशन। ठीक है, मतलब कोई भी आपका कोई कोर्स चल रहा है तो ये उसके बीच में होता है फॉर्मेटिव, मतलब समाप्त होने के बाद नहीं होता, बीच में होता है। तो ये आपको याद रख लेना है, इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफी बनते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है इसके, मंथली टेस्ट हो गए या क्लास टेस्ट जो हो गए, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये जो सारी चीजें होती हैं ये आपका कोई भी कोर्स पूरा होने से पहले बीच में हो जाती है। फिर आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी नैदानिक मूल्यांकन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज मोर कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिफिकल्टीज और वीकनेस ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब कहाँ पे कमी रह रही है शिक्षार्थियों को, कहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसका पता हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से लगाते हैं। और उसको कैसे सुधारना है या किस किस चीज़ों का हम उसमें उपयोग कर सकते हैं,
उपचार किस तरह से कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। जैसे आपके क्विज ले लिए बच्चों के या डिबेट करा लिया बच्चों का, ये पता लगाने के लिए कि अच्छा इस वाले टॉपिक में इनकी कमी रह रही है, तो उस चीज को कैसे ठीक करना है, वो सारी चीजें भी टीचर ही डिसाइड करते हैं। ये भी हमारा बीच में ही होता है, और जो भी आपका कोई कोर्स चल रहा है उसके बीच में होता है। ठीक है, प्लेसमेंट पहले हो जाएगा, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक कोर्स के बीच में होता है, और सबमिटिव होता है सबसे लास्ट में। इसको एक्सटर्नल इवेल्युएशन भी बोला जाता है, एंड और कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, मतलब बिल्कुल लास्ट में ये होता है। किस लिए होता है? ये आपको ग्रेड्स देने के लिए होता है, कि जब आपका जैसे फाइनल एग्जाम्स आपके होते हैं मास्टर्स के या बैचलर्स के, तो उसमें जो आपका फाइनल एग्जाम है वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा सबमिटिव इवेल्युएशन का। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है जो बिफोर इंस्ट्रक्शन है वो प्लेसमेंट है, और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन में दोनों आ जाता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, और आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या है? सबमिटिव इवेल्युएशन। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस, यानी नॉर्म रेफरेंस्ड। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे ये है, क्या बोला जा रहा है, इट इज नॉर्मली यूज्ड इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, नॉर्म रेफरेंस्ड। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक क्राइटेरिया सेट किया है कि आपके 100 में से 50 नंबर आने चाहिए फिर ही आप क्वालिफाई करोगे, ऐसा नहीं होता है। कि जिस डिपेंड करता है कि कितने पे आपकी मेरिट जा रही है, तो उस तरह से ये हमारा क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस। जैसे हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपके अगर 150 नंबर आ गए तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बना है। तो ये हमारा उदाहरण है नॉर्म रेफरेंस का। फिर जो क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन है, इसमें क्राइटेरिया होता है कि मान लो जैसे आपके 100 में से 50 आपके अगर क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे तो फिर आपको माना जाएगा कि हाँ आपने ये परीक्षा पास कर ली है। मतलब इसमें एक मानदंड पहले से बनाया होता है। ठीक है, फिर ये सीबीसी है, सीबीसीएस है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसके बारे में भी आप लोग देख लेना। ठीक है, फिर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसके बारे मैम में। एक बारी सीबीटी की फुल फॉर्म बताइए। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होता है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है? क्योंकि एक जगह मैंने एक क्वेश्चन देखा था तो वहां पे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग लिखा हुआ था, मतलब सही ऑप्शन में ये ट्रेनिंग लिखा हुआ था। नहीं, ये तो शायद केवीएस मैदान में ही देखा था। जितनी मेरी नॉलेज है मुझे तो यही पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, क्योंकि जितने भी हमारे जो एग्जाम होते हैं वो हाँ कंप्यूटर जी। के ऊपर होते हैं ना, तो वो इसका मतलब वो हो जाता है, ये जो कंप्यूटर के ऊपर ले जाते हैं। जैसे हमारा अपना एग्जाम होता है यूजीसी नेट वाला, तो उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग ही बोलेंगे, ट्रेनिंग नहीं होती है, वो उसका टेस्ट लिया जा रहा है, मतलब वो ऑनलाइन माध्यम से लिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग इज अ स्ट्रक्चर टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। तो ये आपको याद रख लेना है कि ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। इसका जो हमारे कह सकते हैं, ये जो ट्रेनिंग का समय चल रहा होता है टीचर्स का, उस समय माइक्रो टीचिंग होती है। तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जो स्टेटमेंट होती है ना, उसमें इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग होती है क्या वो क्लासरूम में होती है? क्लासरूम में मतलब कि जो हमारे कह सकते हैं कि जैसे क्लास कोई चल रही है, मान लो उसमें स्टूडेंट है, टीचर्स, तो वैसा नहीं होता है। ये होता है एक टीचर के जब उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है तो उनकी प्रैक्टिस के लिए ये होता है कि वो कितने इफेक्टिव तरीके से पढ़ा पाएंगे, जो भी उनकी कमी रह रही है उसको कैसे सुधार करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले टीचिंग होता है कि पढ़ाया मैम जाता है। हाँ जी। तो ये जो ट्रेनिंग है ये मतलब कि ये अलग से कोई इंस्टीट्यूट होता है या जैसे स्कूल में ही पढ़ा रहे, क्योंकि स्टूडेंट तो स्कूल में ही होंगे, तो वहीं पर ये ट्रेनिंग होती है या अलग से कोई इंस्टीट्यूट होता है वहां पर होती है? देखो, जब टीचर की ट्रेनिंग होती है, जैसे ऊपर के हमारी हायर क्लासेस है तो उसके लिए बीएड होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, आपको 3 या 4 महीनों के लिए आपको आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है। उसमें आपको स्कूल्स में जाना होता है, तो ये वहाँ पे ट्रेनिंग होता है। तो वहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्लासेस दे दी जाती है, तो वहाँ पे आपको उन बच्चों को पढ़ाना होता है, तो वो आपकी एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है।
ठीक है। या फिर ऐसा भी ठीक हो है। सकता है, ये अलग से टीचिंग प्रैक्टिस हो गई, लेकिन माइक्रो टीचिंग कई बार ऐसे भी करा ली जाती है कि जो जैसे मान लो बीएड करने वाले बच्चे हैं, मान लो 50 बच्चे हैं, तो उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया, 5 से 6 लोग उसमें रख लिए, तो एक एक करके वो सारे टीच करेंगे, और जो बाकी साथ वाले लोग होंगे वो उनको ऑब्जर्व करेंगे या उनके स्टूडेंट बनेंगे। ठीक है। यस मैम, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पढ़ाया जाता है, छोटा सा ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का, उसके बाद फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक के बाद दोबारा से प्लानिंग होती है, फिर दोबारा पढ़ाया जाता है और दोबारा से फीडबैक दिया जाता है। मतलब ये जो टोटल साइकिल होता है ये 35 से 40 मिनट का होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइक्रो टीचिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग योर टीचिंग मेथड्स बाय observing, evaluating, planning adjustments, and implementing them for continuous growth and better student outcomes. It fosters adaptability and professional development. मतलब रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है कि जो भी एक टीचर है वो खुद से ही देखता है कि जिस भी वो टीचिंग मेथड का उपयोग कर रहा है, खुद से वो उसको ऑब्जर्व करता है, खुद से इवेलुएट करता है, या उसको अपनी ग्रोथ के लिए इसमें किस प्रकार के चेंजेस लाने हैं कि बच्चे उसके पढ़ाए हुए को एकदम से सीख सके। तो यानी जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग वो क्या है कि टीचर खुद को ही ऑब्जर्व करेगा, खुद को ही इवेलुएट करेगा, तो वो आ जाता है हमारा रिफ्लेक्टिव टीचिंग में। ये किस लिए होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग? कि वो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सके, कि बच्चे उसकी पढ़ाई हुई चीजों को अच्छे से और लंबे समय तक याद रख सके। ठीक है। तो मैम ये टीचर की पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए होगा, हाँ जी, उसकी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए पर्सनल होता है। प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट। हाँ, क्योंकि अगर वो अपनी इम्प्रूवमेंट करेगा, जब वो खुद में सुधार कर रहा है, तभी वो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। क्योंकि अगर उसने अपने पढ़ाने का तरीका चेंज किया है, उसको पॉजिटिव तरीके से चेंज किया है, तो बच्चे उस चीज को जो पुराने तरीके से मान लो अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे, तो नए तरीके से बहुत अच्छे से उसको समझ लेंगे। ठीक है। यस मैम। फिर अगला आता है हमारा इंडक्टिव टीचिंग। Inductive teaching is learner-centered approach where students discover general principle by observing specific example. मतलब क्या होता है, आपने ये इंडक्टिव और जो डिडक्टिव है ये आपने लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ा होगा और उसमें भी पढ़ा होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो ये वैसा ही है कि मतलब कोई एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसके बाद वो उस चीज को ऑब्जर्व करके किसी जनरल प्रिंसिपल पे जाते हैं। जैसे उदाहरण क्या दिया गया है कि मान लो किसी जो टीचर है उनको क्या करना है, बच्चों को पास्ट टेंस के बारे में कराना है, तो पूरा उनके सामने उसका डेफिनेशन नहीं बताएंगे, पहले वो उनको कुछ एग्जाम्पल देंगे, फिर उनको एनालाइज करने के लिए बोलेंगे, फिर उससे वो बाद में सिखाएंगे कि ये जो हमारा पैटर्न था ये किस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। मतलब जो आपके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू किसी भी जनरल प्रिंसिपल्स तक पहुंचना। और जो डिडक्टिव है ये इसका उल्टा है, इसमें पहले को एक जनरल प्रिंसिपल या रूल बता दिया जाता है, उसके बाद उसको कहाँ अप्लाई करना है या कैसे उसके एग्जाम्पल है वो बता दिए जाते हैं। कि मान लो जैसे वही वाला एग्जाम्पल अगर हम ले, तो पहले मान लो उन्होंने पास्ट टेंस के बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने उसके कुछ एग्जाम्पल्स उनको बताए या उनको ही बोला कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये हमारा जाता है जो डिडक्टिव है ये जनरल से पर्टिकुलर को जाता है, और जो इंडक्टिव होता है वो पर्टिकुलर से जनरल की ओर जाता है। फिर आता है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, इसमें दोनों चीजें एक साथ होती है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन जो टीचिंग लर्निंग होती है वो एक साथ होती है। जैसे कि मान लो कोई ऑफलाइन क्लास भी ले रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, वो ऑनलाइन भी क्लास ले रहा है, तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा ब्लेंडेड लर्निंग का। जैसे कोई कोई टीचर्स होते हैं जो यूट्यूब पे भी लाइव चल रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ ही ऑफलाइन क्लास भी चल रही होती है, तो ये भी हमारा उदाहरण हो सकता है ब्लेंडेड लर्निंग का। फिर टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग मैम है। इसमें ऐसे हो सकता है जैसे कि मतलब आप यहाँ पर हमें पढ़ा रहे हो पर आपके सामने वहां पर भी स्टूडेंट बैठे होंगे, तो दोनों ही मतलब ऑफलाइन वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं आपके सामने बैठकर और हम यहाँ पे ऑनलाइन वाले भी बैठे पढ़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, ऐसे ही होता है ओके। इसमें हाँ। फिर आगे हमारा है टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग। इसमें हमारे 3 कोर इसके एलिमेंट्स है, टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, टीएल तो हो गया टीचर और लर्नर या स्टूडेंट हम समझ लेंगे, और तीसरी क्या इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी, सब्जेक्ट मैटर। फिर आता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन होता है थिंकिंग अबाउट
थिंकिंग मतलब सोच के बारे में सोचना, कि जो चीज हम सोच रहे हैं उसके बारे में हमें सोचना। एंड इन्वॉल्व्स प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग वंस लर्निंग। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है इसका, अ स्टूडेंट आइडेंटिफाइंग देयर वीक एरियाज इन मैथ्स अप्लाइज न्यू स्ट्रेटजीज एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर इम्प्रूवमेंट। मतलब क्या कि वो किसमें मान लो कोई चीज थी, वो मैथ्स कर रहा था, वो जिस तरीके से उसको सॉल्व कर रहा था अब उसको वैसा समझ नहीं आ रहा था, तो उसने उस चीज को आइडेंटिफाई किया कि मैथ्स के उसको कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, कि जिस जैसे वो सोच रहा था। ठीक है, जैसे पहले सोच रहा था, उसके बाद उसने उस चीज को क्या किया, इम्प्रूव करने के लिए कोई नई रणनीति बनाई, उस तरीके से उसको पढ़ा और उस चीज में इम्प्रूवमेंट की जहां उसकी कमी रह रही थी। तो यही है, मतलब मेटाकॉग्निशन को अगर आप इसका कीवर्ड देखें तो वो हो जाएगा थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ये कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में। ये हमने देख लिया था। अब देख लेते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर्स जो होते हैं। हम पूरा नहीं देखेंगे, एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया है, उसको ही हम लोग उससे ही समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जो हमारे एडोलेसेंस है और अडल्ट लर्नर्स है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो कैसा लर्नर होता है जो एडोलेसेंस होता है, द लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर फॉर लर्निंग। यानी जो एक कह सकते हैं किशोर होता है, वो पूरी तरह से निर्भर होता है अध्यापक पे। और जो अडल्ट लर्नर होता है ये सेल्फ मोटिवेटेड होता है और सेल्फ डायरेक्टेड होता है। ठीक है, लर्नर एक्सपीरियंस का क्या रोल होता है, जो एडोलेसेंस है द लर्नर हैज लिटिल एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आप देखो स्कूल के बच्चे तो उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। यानी जो भी कह सकते हैं इंस्ट्रक्टर है या टीचर है, उसका जो एक्सपीरियंस है वही उनके काम आता है। और जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। ठीक है, कई बार हम ऐसे समझ सकते हैं कि उनको जॉब एक्सपीरियंस भी हो सकता है या पढ़ाई का बहुत एक्सपीरियंस हो सकता है, या अलग अलग कह सकते हैं लाइफ में उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी है तो उन सारी चीजों का उनको अनुभव होता है। जो हमारे एडोलेसेंस लर्नर है, प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, कंपटीशन फॉर ग्रेड्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर्स। जो हमारे जैसे समझ सकते हैं जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंस लर्नर्स में हमारे आते हैं, ये बाहरी रूप से कह सकते हैं कि इनको मोटिवेशन बाहर से चाहिए होती है। ये ऐसे देखते हैं कि अगर हम क्लास में फर्स्ट आएंगे तो हम लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा, या कह सकते हैं डर से कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो हम लोगों को पनिश किया जाएगा। तो ये ही इनका मोटिवेशन होता है। लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनका इंटरनल मोटिवेशन होता है। ठीक है, रिकॉग्निशन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर जो पेस ऑफ लर्निंग होती है एडोलेसेंस लर्नर में, क्या होता है, टीचर्स कंट्रोल टाइमिंग्स एंड पेस ऑफ लर्निंग। क्योंकि टीचर ही सारी चीजें बच्चों की देखते हैं कि कैसे उनका टाइम टेबल बनेगा, कितने समय तक उनको कोई चीज करानी है, जो भी सारी चीजें हैं वो टीचर ही देखते हैं। लेकिन जो एडल्ट होते हैं लर्नर्स इन्फ्लुएंस टाइमिंग्स एंड पेस ऑफ लर्निंग, वो खुद से ही सारी चीजें देखते हैं कि अपने हिसाब से उनको कब कौन सी चीज करनी है। फिर जो एडोलेसेंस है उनका इवेल्युएशन टीचर के द्वारा किया जाता है। जो अडल्ट लर्नर्स है इनका कैसे होता है, बाय लर्नर कलेक्टेड एविडेंस वैलिडेटेड बाय पीयर्स, फैसिलिटेटर्स एंड एक्सपर्ट्स। यानी जो साथ के बच्चे होते हैं, फैसिलिटेटर है या कोई अनुभवी व्यक्ति है उसमें, एक्सपर्ट है, उनके द्वारा ही इनका कह सकते हैं इवेल्युएशन किया जाता है। ठीक, फिर देखते हैं हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो तीन प्रकार के हमारे लेवल है, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल है। ठीक है, जो मेमोरी लेवल है टीचर सेंट्रिक होता है, अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। जो मेमोरी लेवल है इसके जो हर्बर्ट है वो है प्रस्तावक, यानी हर्बर्ट के द्वारा ये दिया गया है। जो टीचर का रोल है इसमें प्राइमरी रहता है और स्टूडेंट का सेकेंडरी रहता है। और इसको लोएस्ट लेवल की टीचिंग माना जाता है, सबसे निचले स्तर की। थिंकिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स डज नॉट प्ले एनी रोल, मतलब जो सोचने की क्षमता है बच्चों की उसका ज्यादा रोल है नहीं।
क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चों को केवल जो भी कोई फैक्ट्स है या फॉर्मूले है या कोई भी इंफॉर्मेशन है उनको बोला जाता है कि आप उनको याद कर लो, ठीक है, उनको रटो। द स्टडी मटेरियल इज प्री प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज। जैसे प्राइमरी लेवल पे बच्चे हैं तो उनको मान लो टेबल याद करने के लिए दे दिया गया, तो वो उसके लिए ज्यादा सोचेंगे नहीं कि क्या करना है क्यों करना है, बस टीचर ने बोल दिया तो वो करते हैं। तो ये हमारा मेमोरी लेवल है, लोएस्ट लेवल है, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। ये सारी चीजें देख लेना आप, टीचिंग इक्विपमेंट्स क्या लगते हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है। फिर दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये दिया गया है मॉरिसन के द्वारा, ठीक है। इसमें जो हमारी टीचिंग होती है वो थोड़ी हायर क्वालिटी की मानी जाती है। इस पे फोकस करता है मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब जो भी कोई विषय है उसकी महारत पर यह केंद्रित है, मतलब उन चीजों को वो समझते हैं। जैसे कोई मैथमेटिक्स है तो उसकी जो फॉर्मूला है वो तो उन्होंने पहले याद कर ली, लेकिन उस चीज को अप्लाई कैसे करना है उस चीज के बारे में इसमें समझा जाता है। यानी नाम से समझ आ रहा है, बोध का जो हमारा स्तर होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक। फिर तीसरा मैम हमारा ये वाला टीचर सेंटर्ड में आएगा या लर्नर सेंटर्ड में आएगा? जो अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पे हमने देखा पहले, जो हमारा मेमोरी लेवल है वो हमारा टीचर सेंटर्ड है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो सब्जेक्ट ठीक है सेंटर्ड मैम, है। ठीक है। हाँ ठीक है, हमने दो देख लिया। और तीसरा हमारा कौन सा है, तीसरा आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, जो हमारा होता है चिंतन का स्तर। इसके प्रोपोनेंट कौन है, हंट के द्वारा ये दिया गया है, इनके नाम आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। और क्या है, हाईएस्ट लेवल है योर टीचिंग का, इसमें दोनों चीजें हमारी आ जाती है, यूएलटी यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और एमएलटी यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। और कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच भी इसको माना जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, और इसको स्टूडेंट सेंट्रिक भी माना जाता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो स्टूडेंट उस चीज के लिए खुद से कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज इंटरस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसको अंतर विषय स्तर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में और गहराई से सोचना। एट दिस लेवल द स्टूडेंट इज मेड टू फेस अ रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अब मान लीजिए कोई पीएचडी कर रहा है, उसने कोई मतलब सोसाइटी की प्रॉब्लम पे उसने कोई टॉपिक लिया है रिसर्च के लिए, तो उस चीज को वो सॉल्व कर रहा है, तो ये वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल का, ठीक है। तो ये 3 लेवल है, ये किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। और इसमें क्या क्या होता है, मतलब किसमें याद रखना है या किसको समझना है, या किसमें हमारी जो थिंकिंग पावर है उसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, तो ये आपको याद रख लेना है। फिर आता है हमारा स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको देख लेते हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास तो नहीं है ना आज 4 बजे वाली? नो मैम। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, 3 स्लाइड्स और रह गई बस इसके बाद। तो सबसे पहले देखते हैं मूक। मूक की फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। मैसिव यानी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में छात्र होते हैं। ओपन का मतलब क्या है, एनीवन एनीवेयर कैन रजिस्टर फॉर दीज कोर्सेज, मतलब कोई भी कहीं पर भी बैठे हुए इन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करा सकता है। फिर मैम है ये पेड होते हैं ना? क्या बोल रहे हो? पेड होते हैं ना ये? सारे पेड नहीं होते हैं, कुछ कुछ फ्री भी होते हैं, मतलब लेकिन अगर आपको उनका सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत फीस देनी पड़ती है, लेकिन कुछ फ्री भी होते हैं। मैम जैसे यूडेमी वगैरह होता है। हाँ जी, वो एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। ओपन हो गया, ओपन यानी कोई भी कहीं पर भी इसके लिए रजिस्टर करा सकता है। फिर ऑनलाइन है, कोर्स वर्क इज डिलीवर्ड एंटायरली ओवर इंटरनेट, मतलब ये ऑफलाइन इसकी कोई क्लासेस नहीं होती है, ऑनलाइन माध्यम से ही इसमें पढ़ाई होती है। कोर्सेज यानी मूक्स आर वेरी सिमिलर टू मोस्ट ऑनलाइन कॉलेज कोर्सेज, जैसे कॉलेज का कोई ऑनलाइन कोर्स होता है लगभग ये उसके सिमिलर ही है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेनी है मूक की। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे 2008 में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन 2012 में ये पॉपुलर हुआ, ठीक है। तो ये डेट भी आपको याद रख लेनी है। स्थापित हुआ था 2008 में, 2012 में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। तो सबसे पहले जो मूक था वो किसके साथ एमर्ज था, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट के साथ, यानी ओईआर मूवमेंट के साथ। और ये किसका पहला प्रोजेक्ट था, एमआईटी ओपन कोर्स फेयर प्रोजेक्ट का। तो ये जो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। सबसे पहले किससे उभरा था, ये ओईआर मूवमेंट थे, ओईआर मूवमेंट से, किसका प्रोजेक्ट था, ये एमआईटी ओपन कोर्स फेयर प्रोजेक्ट था।
ठीक है। और किसके द्वारा ये टर्म दी गई थी, मूक, मूक दी गई थी डेव कॉर्मियर के द्वारा। इनका नाम भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये हो गया मूक के बारे में। फिर आगे अब देखते हैं इसकी कमियां क्या क्या थी। जो हमारा OER मूवमेंट था जिसके अंडर हमारा मूक आया था, इसकी कमियां क्या थी? नो डाउट सॉल्विंग सॉल्यूशन वाज प्रेजेंट टू एड्रेस स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। मतलब कोई भी अगर बच्चों को डाउट होता था तो उसके लिए कोई भी समाधान मौजूद नहीं थे। ठीक है, लेकिन जो मूक का बेनिफिट है वो क्या है कि इम्प्रूविंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन, मतलब उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार इससे हुआ है। प्रोवाइडिंग एन अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन, जो औपचारिक शिक्षा होती है उसका बहुत अच्छा विकल्प ये है कि अगर कोई अच्छे तरीके से मतलब फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पा रहा है तो वो घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सकता है। ऑफर्स ऑफ फ्लेक्सिबल शेड्यूल, मतलब इनका जो शेड्यूल होता है फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा कोई रिजिड शेड्यूल इनका होता नहीं है। फिर बात करते हैं स्वयं की। स्वयं की क्या फुल फॉर्म है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये भी आपको याद रख लेना है, ये क्या है स्वयं। It is an indigenous IT massive open online course platform for providing best quality education that can be accessed by anyone, anytime and anywhere using the IT system। मतलब ये मेड इन इंडिया है, भारत का अपना है ये। हम ये भी एक मूक का ही एग्जाम्पल है स्वयं जो है। ये इसके कुछ वर्ड्स आपको याद रख लेने हैं, जैसे एनी वन, एनी टाइम एंड एनीवेयर। मतलब कोई भी कभी भी कहीं भी इसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, मतलब जो भी आपको ये बोल्ड में लिखा हुआ है ना, ये आपको याद रख लेना है। इसका बैकग्राउंड एक बार देख लेते हैं। 2017 में जो हमारा एजुकेशन सेक्टर था उसको डिजिटल किया गया था। उस टाइम ही हमारी ये दोनों चीजें आई थी, स्वयं भी और स्वयं प्रभा भी। 2017 में 9 जुलाई 2017 को गुरु पूर्णिमा के दिन जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इट इज टॉट इन क्लासरूम फॉर 9th क्लास टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब 9th क्लास से लेकर PG तक के जो भी चीजें होती है वो इसमें कराई जाती है। तो ये भी आपको क्लास याद रख लेनी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। द सेशंस आर डेवलप्ड बाय बेस्ट फैकल्टी एंड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जो बहुत अच्छी हमारी संकाय होता है, फैकल्टी होता है, उसके बाद द्वारा ये विकसित किए जाते हैं इसके जो कोर्सेज होते हैं, और ये निशुल्क उपलब्ध होते हैं। तो फैकल्टी मेंबर्स लगभग 1000 के आसपास है। और किसका प्रोग्राम था ये? MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन था, एजुकेशन का। और इसमें प्रोफेसर और फैकल्टी है वो कहाँ कहाँ की है? जैसे IIT की हो गई, IIM के जो भी सारे प्रोफेसर्स होते हैं वो इस पे जितना भी हमारा कह सकते हैं कि चीजें होती है वो बताते हैं। ठीक है, इट इज फ्री ऑनलाइन एजुकेशन डेवलप्ड बाय MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमने पहले पढ़ लिया किसकी हेल्प से बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे इसी में हम लोग देख लेते हैं और क्या रहता है। फिर इसके 4 क्वाड्रेंट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी इसके 4 चतुर्थांश है। पहला क्या है? वीडियो ट्यूटोरियल्स कवरिंग एंटायर कोर्स नॉर्मली ऑफ 20 आवर्स, ईच लेक्चर नॉट एक्सीडिंग 30 मिनट्स। मतलब कोई भी आपका जो कोर्स होता है वो 20 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन जो एक लेक्चर होता है उसकी जो समय अवधि है वो 30 मिनट से ज्यादा नहीं है। ई कंटेंट एडेड टू द लर्निंग इम्पार्टेड थ्रू वीडियो ट्यूटोरियल। मतलब ई कंटेंट भी मिलता है इसमें वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से। फिर तीसरा क्या है? सेल्फ असेसमेंट, यानी बच्चे अपनी असेसमेंट कर सकते हैं क्विजेस के माध्यम से, ये असाइनमेंट्स जो उनको दिया जाता है। और सबसे लास्ट में क्या है? डिस्कशन फोरम फॉर पोस्टिंग क्वेरीज। मतलब अगर कोई डाउट है किसी को तो उसके लिए भी एक मंच दिया गया है कि कोई अगर किसी किसी टॉपिक में डाउट आता है तो उसका उत्तर भी उसको मिल जाता है। मैम ई कंटेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? जो बुक्स वगैरह PDF में है, ये है इसका मतलब? हाँ, आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जो भी आपका मतलब वीडियो के माध्यम से कराया गया था उसका जो कंटेंट है वो आपको PDF के रूप में मिल जाता है। ओके मैम। हाँ जी। मैम ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ता है ना इसको? क्या बोल रहे हो आप? मैम जी ये स्वयं चैनल है ना, कोई चैनल है ना ये? नहीं, स्वयं चैनल नहीं है, वो स्वयं प्रभा है।
तो मैम हाँ ये जी। भी ऑनलाइन वाला ही है, वेब वाला? हाँ, ये भी ऑनलाइन वाला ही है, ऑनलाइन माध्यम से ही इसमें पढ़ाई होती है स्वयं में। तो मैम ये स्वयं एक सिंगल चैनल है और स्वयं प्रभा जो है उसके अंदर जो 32 चैनल है वो अलग है और ये स्वयं अलग है? स्वयं कोई चैनल नहीं है, जो स्वयं अच्छा। प्रभा है वो है, क्योंकि स्वयं प्रभा क्या है, आपको उसके लिए टीवी की आवश्यकता पड़ती है, एक जो प्रॉपर कनेक्शन होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है, वो टीवी के माध्यम से पढ़ते हैं, तो वो हमारे चैनल आ जाते हैं। जो स्वयं प्रभा मैम है, जो ये स्वयं है वो एप्लीकेशन अलग होगा है। ना, स्वयं एप्लीकेशन होगा हमारा? एप्लीकेशन कह सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से आप इसमें मैम पढ़ जो सकते स्वयं हैं। प्रभा है वो तो मैंने देखा है, 32 चैनल होते हैं, डीटीएच पे आते हैं वो, मतलब जो छतरी लगती है ना उस पे आते रहते हैं, 32 चैनल चलते हैं वो तो हाँ ऐसे ही फ्री में ही चलते हैं, वो पढ़ाते रहते हैं उस पे। हाँ, लेकिन जो स्वयं है ना, उसके लिए जैसे इनकी कोई वेबसाइट है, होगी शायद, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इनका ऐप के बजाय वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट के माध्यम से ही वहां पे रजिस्टर करके आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। ये किसी को कुछ पता है तो आप बता सकते हो। मैम पूछना था। हाँ जी, पूछिए। मैम जी स्वयं चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप ही मतलब कि अगर आपको डीटीएच की वो लगा है तो अपने आप ही आता है? वो स्वयं प्रभा है, वो अलग है, अभी हम पढ़ेंगे सॉरी, उसके बारे स्वयं में। प्रभा मैम, स्वयं ये प्रभा। स्वयं अलग है। हाँ जी, पहले इसको देखते हैं, फिर हम स्वयं प्रभा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके जो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है स्वयं के, वो इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपको याद कर लेना है कौन से कोऑर्डिनेटर्स है। पहले है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। फिर दूसरा है NPTEL, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। तीसरा है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अगला है CEC यानी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन। ठीक है, आगे कौन से है वो हम लोग देखते हैं। NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। फिर IIMB है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फिर है NITTER, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। और इनके क्या क्या कार्य है ये भी आपको इसमें आगे लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको एक बार देख लेने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी स्वयं के बारे में। अब देखते हैं स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं प्रभा स्वयं से अलग है, ये है फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन। या ये भी 9 जुलाई को ही लॉन्च हुआ था, एक साथ ही ये दोनों लॉन्च हुए थे, 9 जुलाई 2017 को, स्वयं भी स्वयं प्रभा भी। इसके लिए क्या है, आपको एक एंटीना की आवश्यकता होती है, केबल कनेक्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोग टीवी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जैसे स्वयं प्रभा है, सेट ऑफ 32 DTH चैनल्स है। जिस टाइम मैंने PPT बनाई थी फिर 34 हो गए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 40 चैनल हैं इनके, तो ये आपको अपडेट कर लेना है इसको अपने नोट्स में। अब इनके 40 चैनल हो गए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल 24 घंटे 7 दिन के आधार पर चलते रहते हैं। GSAT इनकी जो सैटेलाइट है, इसकी फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम। GSAT 15 सैटेलाइट है। पूरी आपको याद रखना है, GSAT 15 सैटेलाइट। GSAT की फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। सबसे पहले जब ये शुरू हुआ था तो शुरुआत में इसके 32 चैनल थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में किसके 40 चैनल हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो ये आपको अपडेट कर लेना अपने नोट्स में। इसमें क्या होता है कि हर दिन लगभग 4 घंटों के लिए नया कंटेंट आपको मिलता है, जिसको 5 बार दोहराया जाता है। मतलब 4 घंटों के लिए आपको नया कंटेंट मिलेगा, जिसको 5 बार दोहराया जाएगा पूरे दिन में। तो अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो, अगर मान लो 9 बजे कोई नया कंटेंट आपको आ रहा है, 9 बजे आप उपस्थित नहीं हो पा रहे हो, तो आपको, क्योंकि वो रिपीट होगा 5 बार, तो आप उसको अपने सहूलियत के हिसाब से दिन में कभी भी देख सकते हो। These channels are uplinked from Gandhinagar, Bisag, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन। ये बिसैग गांधीनगर से जुड़े हुए हैं। और कंटेंट किसके द्वारा दिया जाता है इसमें, इग्नू, NCERT, NPTEL, IIT, UGC, CEC, NIOS, यानी इसके द्वारा, ये जितने भी यहाँ पे बताए गए हैं इनके द्वारा इसके लिए सामग्री प्रदान की जाती है। द इन्फ्लिबनेट मेंटेन्स द वेब पोर्टल, यानी जो वेब पोर्टल है उसका रख रखाव किया जाता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर के द्वारा। तो ये आपको याद रख लेना है। दोनों अलग चीजें हैं, स्वयं अलग है, स्वयं प्रभा अलग है। DTH चैनल क्या क्या चीजें कवर करता है, हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा है उसको, स्कूल एजुकेशन,
करिकुलम बेस्ड कोर्सेज इसमें होते हैं, और जो हमारे 11th-12th के स्टूडेंट होते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी इसमें कराई जाती है, जो भी हमारे डीटीएच के चैनल्स हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग का, तो ये आप सभी को पता होगा ऑफलाइन कैसे होता है, और ये बहुत इजी सा है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। अगला हम लोग देख लेते हैं अगला टॉपिक। क्लियर हो गया ना जो पूछ रहे थे, स्वयं और स्वयं प्रभा, समझ आ गया ना? स्वयं प्रभा है जो हमारा डीटीएच चैनल वाला है, स्वयं अलग है। यस मैम, और जो स्वयं प्रभा में मैम उसी में आपने नो वो बताया ना, जो AICTE NCERT वगैरह जो उसी में है ना नो? वो स्वयं में है, स्वयं अच्छा प्रभा वो में नहीं। ठीक हाँ, है मैम, ठीक। एक बार आप अपने नोट्स को देख लेना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैम रिवाइज। क्लियर तो है, रिवाइज कर रही थी, भूल गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले इसमें आता है कन्वेंशनल लर्निंग, यानी जो पारंपरिक शिक्षा होती है, प्राइमरीली गाइडेड बाय द टीचर विद स्टूडेंट्स प्लेइंग अ पैसिव रोल। मतलब जो पारंपरिक शिक्षा होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा सीखना होता है मुख्य रूप से शिक्षक के द्वारा ही निर्देशित होता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट होता है उसका क्या होता है, पैसिव रोल होता है, मतलब वो ज्यादा सक्रिय नहीं होता है, उसका निष्क्रिय रोल उसमें होता है। इसके फीचर्स क्या है, यानी कुछ विशेषताएं क्या है इसकी? एम्फोसिस ऑन लेक्चर्स, रोट मेमोराइजेशन एंड स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। व्याख्यान पर जोर देता है, यानी रटने पे जोर देता है, और इसमें मानकीकृत आकलन होता है। एडवांटेज क्या है इसकी? प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन एंड क्लियर ऑब्जेक्टिव्स फॉर लर्नर। विद्यार्थियों के लिए संरचना, अनुशासन और स्पष्ट उद्देश्य प्रदान करता है। लिमिटेशन कुछ है इसकी, यानी सीमाएं क्या क्या है? may lack engagement, creativity and adaptability to diverse learning style। मतलब बच्चे जो है इसमें एंगेज नहीं रह पाते हैं, सगाई नहीं होगा, एंगेज मतलब पूरी तरह से, अब इसमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, उनकी क्रिएटिविटी भी नहीं हो पाती है अच्छे से, और अनुकूलन क्षमता की कमी हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसके? क्लासरूम लेक्चर जो हमारा होता है, या जो टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग होता है, या डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शन होता है। मतलब कन्वेंशनल क्या हो गया, जो बिल्कुल पारंपरिक तरीका है जिसमें टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा सिचुएटेड लर्निंग। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो होता है उसी में तो होता है ना ये वाला? हाँ जी, उसी में ये होता है हमारा। फिर दूसरा है हमारा सिचुएटेड लर्निंग। लर्निंग हैपन्स बेस्ट व्हेन डन इन रियल लाइफ सिचुएशंस और टास्क। मतलब जो हमारी कह सकते हैं कि जो बिल्कुल वास्तविक जीवन की जो स्थितियां होती है उस समय जो सीखना हमारा होता है वो आता है हमारा सिचुएटेड लर्निंग में। जैसे इसका की कॉन्सेप्ट क्या है सिचुएटेड लर्निंग का? पीपल लर्न बाय वर्किंग विद अदर्स इन अ ग्रुप और कम्युनिटी। मतलब लोग एक समूह या समुदाय में दूसरों के साथ काम करके सीखते हैं। इसके स्टेप्स क्या है? बिगिनर्स स्टार्ट विद स्मॉल टास्क एंड ओवर टाइम टेक ऑन बिगर रोल्स एज दे लर्न। मतलब जब कोई शुरुआत करता है तो वो छोटे छोटे कार्यों से शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनके रोल भी बड़े होते जाते हैं। टीम वर्क इसमें होता है, टॉकिंग एंड वर्किंग विद अदर्स इन अ बिग पार्ट ऑफ लर्निंग। इसके उदाहरण क्या है? जैसे इंटर्नशिप्स हो गई, अप्रेंटिसशिप हो गई, या हैंड्स ऑन जो प्रोजेक्ट्स हो गए। मतलब इसमें जो किसी जो एक वास्तविक परिस्थिति है उसमें आप लोग सीखते हो, और इसमें आपका क्या होता है? टीम वर्क भी होता है। फिर आता है हमारा असिस्टेड लर्निंग। असिस्टेड लर्निंग होता है, इट इन्वॉल्व्स गाइडिंग स्टूडेंट्स थ्रू टास्क दे कैन नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंटली। मतलब असिस्टेड लर्निंग मतलब असिस्ट करना। अब जहाँ पे बच्चे फंस रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस कार्य को कैसे पूरा करेंगे, तो वहाँ पे जो उनकी लर्निंग होती है, जो उनको हेल्प की जाती है, वो आता है हमारा असिस्टेड लर्निंग में। इसका की कंसेप्ट है सपोर्ट इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एज लर्नर गेन कॉन्फिडेंस एंड कम्पिटेंस। मतलब जो उनको सपोर्ट दिया गया है वो धीरे धीरे कम कर दिया जाता है जैसे जैसे लर्नर्स जो है जो सीख रहे थे वो अपनी कार्यों को सीखने में दक्ष होते रहते हैं। ठीक है, और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। टेक्निक्स क्या क्या है असिस्टेड लर्निंग की? स्कैफोल्डिंग है, पीयर ट्यूटोरिंग है, यूजिंग टूल्स लाइक टेक्नोलॉजीज और विजुअल एड्स। बेनिफिट्स इसके हैं, एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग, बिल्ड इंडिपेंडेंस एंड ब्रिजेस गैप्स इन लर्निंग। मतलब हमारी समझ को बढ़ाता है, स्वतंत्रता को बढ़ाता है, और जो भी आपके गैप होते हैं लर्निंग में, यानी जहाँ पे कुछ आपका समझ आपको नहीं आया है उस चीज को
पूरा करता है। एग्जाम्पल है लर्नर्स ऑफर हिंट, peers कोलैबोरेटिंग और यूजिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, टीचर्स ऑफरिंग हिंट्स। मतलब जहाँ पे बच्चों को कुछ समझ नहीं आए वहाँ पे उनको हिंट दे देना, और जैसे जैसे वो आगे उसमें बढ़ते जाएंगे लेकिन उनको कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा, तो टीचर क्या करते हैं, अपने सपोर्ट को धीरे धीरे कम कर देते हैं। फिर आता है कोलैबोरेटिव मैम लर्निंग। एक बार स्कैफोल्डिंग बता दीजिए। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, अभी ये कर लेते ओके हैं। मैम। ठीक है। तो कोलैबोरेटिव होता है मतलब किसी के साथ में सीखना। स्टूडेंट्स कोलैबोरेट इन ग्रुप्स टू एनहांस देयर अंडरस्टैंडिंग्स एंड स्किल्स। मतलब इसमें जो भी छात्र होते हैं वो समूहों में कार्य करते हैं। ठीक है। एनकरेजेस टीम वर्क, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लाभ क्या क्या होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, और जो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स होती है उनको इम्प्रूव करता है। टेक्निक्स इसकी हो गई जैसे थिंक पेयर शेयर, जिक्सॉ हो गई, या फिर पेयर टीचिंग हो गई। टीचर का क्या रोल होता है, फैसिलिटेटर्स गाइड एंड सपोर्ट ग्रुप डायनेमिक्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। मतलब इसमें जहाँ पे भी कुछ जरूरत पड़ती है वहाँ पे टीचर आप लोगों की हेल्प करते हैं। ये हो जाएगा हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग। फिर आता है हमारा लेटेंट लर्निंग। इसकी क्या डेफिनेशन है, लर्निंग हैपेंस विदाउट ऑब्वियस रीइंफोर्समेंट एंड बिकम्स एविडेंट व्हेन नीडेड। मतलब इसका कॉन्सेप्ट वही है, नॉलेज इज हिडन अंटिल अ सिचुएशन अराइजेज टू अप्लाइड। मतलब नॉलेज तब तक छुपी रहती है या दबी रहती है जब तक कि उसको अप्लाई करने की सिचुएशन उत्पन्न ना हो जाए। जैसे उदाहरण क्या दिया गया है कि कोई कॉन्सेप्ट है, बच्चे को ये तभी समझ आ रहा है जब उसकी इससे रिलेटेड कोई एग्जाम है। ठीक है, वो उस चीज को आज तक उसके दिमाग में वो मतलब वो था लेकिन कहीं पीछे छुपा हुआ था, आता उसको था, लेकिन अब एग्जाम में उससे रिलेटेड उसको कुछ पूछ लिया गया तो वो एकदम से उसको रिकॉल हो जाता है। ठीक है, ये आ जाता है हमारा लेटेंट लर्निंग में। फिर होते होते हैं फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स। फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स कौन से होते हैं, जो बिल्कुल हर चीज के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो खुद से कोई भी चीज अगर उसको करनी हो पढ़ाई, तो वो उस चीज को मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते या अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अब नाम से समझ आ रहा है डिपेंडेंट लर्नर्स यानी दूसरों पे जो आश्रित होंगे। फिर फील्ड इंडिपेंडेंट इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जो कोई भी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उस चीज को स्वतंत्र रूप से समझ जाते हैं, और अकेले काम करना ये लोग पसंद करते हैं, और कह सकते हैं कि कोई भी चीज को ये अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। फिर ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है इसके कुछ टाइप्स है। जैसे पहला है माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप। ये क्या होता है कि कोई आपने मान लो कोई टॉपिक आपने पढ़ा, तो उसका आपने एक मैप सा बना लिया, मतलब एक आपने मेन हेडिंग डाल दी, फिर उसकी कुछ ब्रांचेस निकाल ली, ऐसे ऐसे करके आप बनाते हो ना कि बिल्कुल शॉर्ट में आपको कोई चीज लास्ट टाइम पे बस आपको देख के समझ आ जाए। वो जो आप बनाते हो उसको बोला जाता है माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप। तो ये किसका पार्ट है, हमारा मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो होता है उसका एक पार्ट है। फिर दूसरा आता है हमारा थिंक पेयर एंड शेयर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है थिंक। स्टूडेंट इंडिविजुअली रिफ्लेक्ट ऑन अ क्वेश्चन और टॉपिक पोज्ड बाय अ टीचर। मतलब कोई भी जो उनको कोई क्वेश्चन दिया गया है, टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में वो सोचते हैं। फिर आता है पेयर, दे डिस्कस देयर थॉट्स विद पार्टनर एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स। मतलब फिर जो उनके साथ के जो पार्टनर होते हैं या साथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। फिर शेयर, शेयर यानी जो भी उनका डिसीजन निकलता है पूरा, वो उसको पूरी क्लास के सामने उसको शेयर कर देते हैं। ये नाम से समझ आ रहा है, पहले सोचना। फिर पेयर मतलब जो आपका कोई ग्रुप का जो बच्चा है उसको अपनी बातें बताना, और शेयर क्या है, जब आपका कोई एक अच्छा कोई भी चीज मिल जाए आपको, उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो उसको पूरी क्लास के साथ शेयर करना। फिर आता है फिश बोल स्ट्रेटजी। फिश बोल स्ट्रेटजी में क्या होता है, सबसे पहले इसमें दो सर्कल होते हैं, एक इनर सर्कल होता है और एक आउटर सर्कल होता है। जो इनर सर्कल होता है उसमें कुछ बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं, 3-4 बच्चों का ग्रुप हो सकता है, और जो बाहर बच्चे बैठे होते हैं वो उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। उसके बाद ये जो रोल है वो रिवर्स हो जाते हैं, अंदर वाले बाहर चले जाते हैं, बाहर वाले अंदर आ जाते हैं, और वो इस चीज को उल्टा कर देते हैं। मतलब जो बाहर वाले अब अंदर आए हैं वो कोई भी चीज को डिस्कस करेंगे, और जो बाहर जो बैठे बच्चे थे वो उस चीज को सुनेंगे। तो ये हो जाता है हमारा फिश बोल स्ट्रेटजी। ठीक है, अगला आता है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड
क्लासरूम भी इम्पॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि जैसे मान लो कल आप लोगों को मुझे पढ़ाना है इवेल्युएशन के बारे में, तो उसके ऊपर मैं कोई वीडियो पहले से आपको लोगों को प्रिपेयर करके आज दे दूंगी, आप उस वीडियो को देख के आओगे और कल हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ये हो जाता है फ्लिप्ड क्लासरूम, मतलब जो अगले कल हमको कराना है वो हम पहले ही बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और कल जाके क्लासरूम में उस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर आता है जिगसॉ स्ट्रेटजी। जिगसॉ स्ट्रेटजी में क्या होता है, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या, उसके बाद उनके कुछ एक्सपर्ट्स ग्रुप होते हैं, मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप स्टडिंग द सेम सब टॉपिक कम टुगेदर टू डिस्कस एंड बिकम्स एक्सपर्ट। मतलब जो 5-6 मान लो ग्रुप बनाए हैं, तो उनके कह सकते हैं जो एक एक स्टूडेंट को हम उठा लेंगे, वो एक्सपर्ट हो जाएंगे उस ग्रुप पे, और जो भी उनको टॉपिक दिया गया है उसके बारे में वो आपस में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। फिर जब भी उन्होंने ये चीज कर लिया, आपस में डिस्कस किया, वापस वो अपने ग्रुप में जाते हैं और वहां पे उस टॉपिक को करा देते हैं, यानी टीच बैक कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जिक्सॉ स्ट्रेटजी। मतलब पहले छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, फिर उसमें से एक एक बच्चा उठाया जो उस ग्रुप का एक्सपर्ट है, फिर आपस में उन सारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने डिस्कशन किया, फिर वापस जाके अब अपने ग्रुप में उस चीज को पढ़ा दिया। ठीक है। फिर आता है साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स इज टीचिंग अबाउट यूजिंग फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग। मतलब सीखने में सुधार के लिए प्रतिक्रिया का उपयोग करने के बारे में है। इट ट्रीट्स द क्लासरूम एज अ सिस्टम वेयर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे दोनों ही जो हमारे अध्यापक है और जो छात्र है वो आपस में किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं विद टूल्स लाइक टेस्ट डिस्कशंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। फीडबैक helps everyone adjust, improve, making learning more effective and personalized. It is like a smart system that adapts for better result. मतलब कोई भी चीज है, जैसे यहाँ पे मेन चीज क्या बोली गई है कि फीडबैक के माध्यम से अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना। अगर आपने कोई चीज पढ़ी, आपने डिस्कस किया क्लास में, फिर आपको जो बच्चों ने फीडबैक दिया उसके माध्यम से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो कि जहाँ पे आपकी उसमें कमी रह रही है। ठीक है। तो ये था हमारा साइबरनेटिक्स। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग वही देखेंगे। इसके जैसे पहला प्रकार ये है जो हमारा ट्रेडिशनल कस्टमरी या फिर कन्वेंशनल टीचिंग सपोर्ट है, जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा है, जैसे चॉक एंड टॉक मेथड हो गया, इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी बोला जाता है, जो मतलब पुराने समय से चला आ रहा है, वो जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है। फिर जिससे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के, ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चार्ट, इमेजेस, पोस्टर्स, मैप्स, एटलस, ग्लोब्स, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के हैं। फिर आता है मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स। इसमें मतलब जो मॉडर्न जो आधुनिक तकनीक है या जो आईसीटी आधारित है वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। जैसे यहाँ पे फ्लिप्ड क्लासरूम है, इसके बारे में हमने पहले देख लिया है, तो ये मॉडर्न टेक्निक है। क्योंकि इसमें अब ऐसा तो नहीं होता है, पुराने समय में तो जो आज पढ़ाना था वो आज ही पढ़ाया जाता था, लेकिन ये बिल्कुल मॉडर्न तरीका है कि आप पहले ही बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड कर दो और अगले दिन उसको उनको डिस्कस करो क्लासरूम में। या माइंड मैप हो गए, माइंड मैप भी हमने देखा कि माइंड मैप के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये आ जाती है हमारी मॉडर्न और आईसीटी में। जैसे यहाँ पे अलग अलग टूल्स बताए माइंड गए। मैप एंड फ्लिप क्लास जो बोल रहे हैं ना, वो दोनों सेम है क्या? फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन। फ्लिप क्लासरूम में जो मेथड होता है और माइंड मैप पे जो होता है वो दोनों सेम है ना? नहीं नहीं, फ्लिप्ड क्लासरूम है वही वाला कि आज वीडियो दी लेकिन उसकी क्लास कल होनी है, आप लोग आज वीडियो देखोगे, कल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। माइंड मैप होता है एक ऐसा, मतलब जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो आपने हठ प्रदीपिका के आसन पढ़ने हैं, तो आप क्या करोगे, उसका एक मैप टाइप बनाओगे, जैसे ऐसे कि ये हो गए हमारे हठ प्रदीपिका के आसन, तो इतने इसमें आसन है, तो एक आसन हमने आगे लिख लिया, ऐसे करके फिर उसके क्या क्या आपको बेनिफिट्स बताए गए हैं वो आगे, मतलब उसको एक मैप के रूप में जैसे आप बनाते हो ना, वो होता है माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है। क्योंकि उसको जो माइंड मैप होता है वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो भी हमारा एक बड़ा टॉपिक है उसका बिल्कुल शॉर्ट में
उसका एक शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं और आप उसको एक ही नज़र में पूरा आपका वो रिवीजन हो जाता है। वो अलग है फ्लिप्ड क्लासरूम से। ठीक है। यस। हाँ जी। फिर ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल और मॉडर्न में, ये बहुत ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, तो आप इसको पढ़ लेना। अब देखते हैं कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड की कुछ थ्योरीज है, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप लोग इतना भी याद रखोगे कि ये किसने दी है, जैसे जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कई बार मैचिंग के लिए पूछ लिया जाता है कि किसने ये दी है, तो इससे भी काफी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ये लियो विगोट्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, इवान पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग है, बीएफ स्किनर की ओपरेंट कंडीशनिंग है, और कॉपरेटिव लर्निंग थ्योरी है। तो ये अगर आप याद करोगे इतना भी तो वो भी काफी हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये हमारी जियान पियाजे की थ्योरी है, इन्होंने इनमें 4 स्टेजेस दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज है जो बर्थ से 2 साल तक के बच्चे होते हैं, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है 2 से 7 साल के बच्चों की, कंक्रीट ऑपरेशनल है 7 से 11 साल के बच्चों की, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है 12 साल और उससे ऊपर के जो बच्चे होते हैं। ये जीन पियाजे ने ये जो स्टेजेस है ये इन्होंने दी है, तो इनको आप याद कर लेना। ठीक है। फिर जो लियो विगोट्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये ZPD। ये क्या होता है, लर्निंग अकर्स इन द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन अचीव विद गाइडेंस। मतलब कि जो हमारा सीखने में एक शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और मार्गदर्शन के साथ क्या हासिल करता है, इसके बीच में अंतर सीखना होता है। देखो, एक चीज ऐसी होती है जो हम खुद से सीखते हैं, हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ हमें थोड़ी बहुत किसी की मदद की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके बीच का जो गैप है इसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। फिर आता है स्कैफोल्डिंग, कोई पूछ भी रहे थे। स्कैफोल्डिंग होता है टेम्परेरी सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू लर्नर्स विच इज ग्रेजुअली रिमूव्ड एज दे गेन इंडिपेंडेंस। मतलब कि बच्चों को एक सपोर्ट दे दिया जाता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, फिर उसको धीरे धीरे हटा दे दिया जाता है जैसे जैसे बच्चों को इंडिपेंडेंस मिलती है, या यूं मानो कि बच्चों को समझ आने लगता है जो उनको पहले समझ नहीं आ रहा था। ठीक है। तो ये इसमें का तो मैम इम्पोर्टेंट। ये फिर कोलेबरेटिव में पढ़ा था ना हमने स्कैफोल्डिंग। तो कोलेबरेटिंग में तो जो है बच्चे आपस में ग्रुप बनाते हैं। स्कैफोल्डिंग का ये शायद टीचर जो है वो इनको वो देंगे गाइडेंस। तो ये उसमें मतलब कैसे आएगा? तो अगर बच्चे ग्रुप में भी पढ़ रहे हैं ना, तो अगर उनको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो जो टीचर है वो पूरे ग्रुप को थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा उनको हिंट दे रही हैं। लेकिन जब उनको चीजें समझ आ रही है, वो खुद से सीख रहे हैं, तो वो उनको कहते हैं कि वो उनका जो कह सकते हैं उनका जो हेल्प कर रहे थे वो उसको करना बंद कर देते हैं। ठीक है मैम, ठीक ठीक है, है। आगे मैम समझ। हाँ जी, ठीक है। फिर ये था हमारा लियो विगोट्स्की वाला। अगली थ्योरी है इवान पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की। इसमें यही चीजें हैं, अनकंडीशन स्टिमुलस है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। इसकी एक स्टोरी थी जो मैंने बताई थी क्लास में भी, कि एक डॉग था, उनके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इवान पेवलोव ने, कि जैसे उसको पहले खाना उसके सामने रख दिया जाता था तो उसकी लार टपकने लगती थी। ठीक है, मतलब खाना उसको दिखा तो उसकी लार टपकने लगी। फिर उन्होंने बेल बजाई, मतलब पहले बस खाली बेल बजाई। फिर जब खाली बेल बजाई फिर उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया उस पे। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, फिर बेल बजाने की तुरंत बाद ही उसको खाना दिया। फिर जब ये चीज वो बार बार करते रहे, फिर डॉग को ये लगने लगा कि जब ये बेल बजती है, ये कोई साउंड आती है, उसके बाद ही मुझे खाना मिलता है। तो अब केवल बेल की आवाज आवाज पे ही उसका सलाइवा निकलने लगता था, बेशक उसको उसके बाद खाना ना मिले, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग इस प्रकार से हो गई थी कि उसको पहले बेल बजती थी, फिर उसके तुरंत बाद उसको खाना मिल जाता था। तो ये जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये किया गया था इवान पेवलोव के द्वारा। ठीक है। अगला जो हमारा है वो है BF स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें है पॉजिटिव री।
इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड टू एनकरेज बिहेवियर, मतलब कि बिहेवियर को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें रिवॉर्ड दिए जाते हैं यानी इनाम दिए जाते हैं। फिर एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिमूव डिस्कम्फर्ट टू एनकरेज बिहेवियर, मतलब कि जो भी असुविधा होती है उसको हटा दिया जाता है बिहेवियर को सुधार करने के लिए। फिर पॉजिटिव पनिशमेंट है, ऐड डिस्कम्फर्ट टू डिस्करेज बिहेवियर, मतलब कि कोई भी आप डिस्कम्फर्ट ऐड कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो बिहेवियर है वो, मतलब जो एक स्टूडेंट है वो हतोत्साहित हो जाएगा। फिर नेगेटिव पनिशमेंट आता है रिमूव रिवॉर्ड टू डिस्करेज बिहेवियर, मतलब अगर आप मोटा मोटा याद इनका ये नाम रखो कि जैसे BF स्किनर है, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है, तो ये भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। फिर आता है कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी, इसमें होता है स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स टू अचीव शेयर्ड लर्निंग गोल्स, मतलब इसमें जो बच्चे होते हैं वो एक साथ समूहों में काम करते हैं, मतलब उनको कोई गोल दिया गया है तो इसके लिए बच्चे ग्रुप्स में काम करते हैं। की प्रिंसिपल है इसका, इंटरेक्शन एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एनहांस लर्निंग, मतलब बातचीत और साझा जो जिम्मेदारी है इससे इसका बढ़ावा मिलता है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा इसका, इंटरेक्शन होता है और जो हमारे कह सकते हैं कि जो लर्निंग है वो अच्छे से एनहांस होती है। बेनिफिट्स इसके हैं, एनकरेजेस इंक्लूसिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल ग्रोथ। फिर टेक्निक्स क्या क्या है इसकी, फोकसेस ऑन ग्रुप एक्टिविटीज, पीयर टीचिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। टीचर का क्या रोल है, फैसिलिटेटर, गाइड ग्रुप डायनेमिक्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग, मतलब कोऑपरेटिव थ्योरी क्या है कि कोऑपरेट करना है, अलग अलग जो ग्रुप्स बनाए हैं उनको एक गोल दे दिया गया है, वो उस चीज गोल को पूरा करने के लिए चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी लर्निंग थ्योरीज। समझ आ गया इतना? यस मैम।